नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष का केंद्रीय बजट भारत की विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा को दर्शाता है। कहा, संरचनात्मक सुधार, बेहतर नवाचार और आसान शासन प्रणाली अगले दशक के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत एआई इम्पैक्ट समिट कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में 20 देशों के विश्व नेता भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को ढाका में बांग्लादेश की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महाशिवरात्रि आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। T20 पुरुष विश्व कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कोलंबो में जारी। वेस्टइंडीज नेपाल को हराकर सुपर 8 में पहुंचने वाली पहली टीम बनी और भारतीय महिला टीम ने 3 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट भारत की विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा को दर्शाता है। एक समाचार एजेंसी को दिए आज साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि बजट अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी मजबूरी में लिया गया निर्णय नहीं, बल्कि तैयारी और प्रेरणा से उपजा हम तैयार हैं वाला क्षण है। प्रधानमंत्री अगले दशक के लिए 3 प्रमुख सुधार प्राथमिकताएं भी बताई। उन्होंने शासन प्रणाली को आसान बनाने, संरचनात्मक सुधारों और गहन नवाचार पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचा रही है। श्री मोदी ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में 1 दशक के सुधारों के लाभ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। उन्होंने बल देकर कहा कि सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को हर समय तैयार रहना होगा और वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका को देखते हुए देश का रक्षा क्षेत्र आधुनिक होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 15% अधिक है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी मंत्रालय या विभाग को दिया गया सबसे बड़ा आवंटन है। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 15% अधिक है। श्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी विचार रखे। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि सरकार की विभिन्न पहलें महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की दिशा में अगली छलांग निजी क्षेत्र द्वारा नवाचार, दीर्घकालिक क्षमता निर्माण और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में साहसिक निवेश पर निर्भर करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में 5 दिन तक चलने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोग का प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें करीब 20 देशों के नेता भाग लेंगे। इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 3 मुख्य स्तंभों या सूत्रों पर आधारित है: लोग, पृथ्वी और प्रगति। ये तीनों मिलकर एआई पर वैश्विक सहयोग की दिशा तय करते हैं। सम्मेलन की चर्चाएं 7 चक्रों या कार्य समूहों में आयोजित की गई हैं। ये चक्र मानव संसाधन, समावेशन, भरोसेमंद एआई, विज्ञान, स्थिरता, एआई संसाधनों तक पहुंच और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस सम्मेलन में 100 से अधिक देश सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। यह सम्मेलन वैश्विक एआई एजेंडा तय करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करता है और भारत को एआई के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच और भागीदार के रूप में स्थापित करता है। यह साझा मानकों, सहयोगी ढांचे और जनहित में बड़े स्तर पर लागू होने वाले समाधानों को बढ़ावा देता है। यह सम्मेलन केवल चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि जिम्मेदार, समावेशी और विकास केंद्रित एआई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुपर्णा सेकिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सऊदी अरब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शीर्ष अधिकारी भी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। सऊदी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्राधिकरण के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला अल घमदी 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित समिट में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करेंगे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एआई इम्पैक्ट समिट और दिल्ली बार काउंसिल चुनावों को देखते हुए 16 से 23 फरवरी तक वकीलों और याचिकाकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अनुमति दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17 फरवरी को ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में नवनिर्वाचित बांग्लादेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अध्यक्ष की भागीदारी भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और अटूट मित्रता को रेखांकित करती है। मंत्रालय ने कहा कि ये दोनों देशों को जोड़ने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। दोनों देश साझा इतिहास, संस्कृति और पारस्परिक सम्मान से जुड़े हुए हैं और एक पड़ोसी देश के रूप में भारत तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की निर्वाचित सरकार के गठन का स्वागत करता है। निवर्तमान विधि सलाहकार आसिफ नजरुल ने बताया कि नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को सुबह 10 बजे होगा। संभावना है कि एएमएम नसीरुद्दीन सांसदों को शपथ ग्रहण कराएंगे। इसके बाद संसदीय दल नेता का चुनाव कर लेगा, जिससे सरकार बनाने का औपचारिक दावा किया जा सकेगा। श्री नजरुल ने बताया कि नए मंत्रिमंडल के सदस्य शाम 4 बजे संसद के दक्षिणी भाग में शपथ लेंगे। इन्हें मोहम्मद शहाबुद्दीन शपथ दिलाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड से पूर्ण प्रत्यायन प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ एम्स नागपुर महाराष्ट्र का पहला ऐसा सार्वजनिक अस्पताल बन गया है जिसने पूर्ण एनबीएच प्रत्यायन प्राप्त किया है। ये संस्थागत गुणवत्ता आश्वासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश के किसानों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आश्वस्त किया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा बरकरार रखी जाएगी। श्री शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ करने के बाद ये बात कही। उन्होंने विपक्ष के दावों का खंडन करते हुए कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में सभी के हितों की रक्षा की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित ठाकुर राम सिंह ऐतिहासिक अनुसंधान संस्थान में ठाकुर राम सिंह की 111वीं जयंती समारोह में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ठाकुर राम सिंह ने भारतीय इतिहास संकलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया और वो सही मायने में एक महान तपस्वी थे। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता महोत्सव का समापन आज फरीदाबाद के सूरजकुंड में भव्य और गरिमामय समारोह के साथ हुआ। पिछले महीने की 31 तारीख से शुरू हुए इस महोत्सव में भारत की समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और लोक संस्कृति की परंपराओं का जश्न मनाया गया, जिसमें देश और विदेश से प्रतिभागी और दर्शक शामिल हुए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की वंदे मातरम तटीय साइकिल जागरूकता रैली आज पुदुचेरी पहुंची और आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गई। पुदुचेरी के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ग्रुप कमांडर कर्नल आशीष तिवारी ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये साइकिल रैली तटीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और राष्ट्रीय एकता तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निकाली गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष वोल्फगांग इशिंगा से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस सम्मेलन ने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बेहतर अवसर प्रदान किया है। डॉक्टर जयशंकर ने सम्मेलन के दौरान रोमानिया की विदेश मंत्री ओआना सिल्वियात्सोव से भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने भारत रोमानिया द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को बेंगलुरु में फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉनथौ के साथ छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा और औद्योगिक सहयोग के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महाशिवरात्रि का त्योहार आज देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नमामि शमीशान निर्वाण महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इस बीच गुजरात में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में सुबह से ही भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं नागपुर के भक्त कल्याणेश्वर मंदिर, पातालेश्वर मंदिर और 270 साल पुराने नागरा पंचमुखी शिव मंदिर में दर्शन के लिए भक्त एकत्रित हो रहे हैं। विदर्भ की काशी कहे जाने वाले मार्कंडेय में भी महाशिवरात्रि की यात्रा शुरू हो गई है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी महाशिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि फाल्गुन महीने के पहले पखवाड़े के 14वें दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि उत्सव में भाग लेने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से आए साधु संतों को मुफ्त भोजन, जलाऊ लकड़ी के साथ साथ दक्षिणा की व्यवस्था पशुपति विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। पशुपतिनाथ के साथ साथ काठमांडू घाटी के अन्य शिव मंदिरों जैसे बसंतपुर में मक्खन महादेव, गोकर्णेश्वर और डोलेश्वर में भी भक्तों की भीड़ है। मध्य प्रदेश के जलेश्वर महादेव जैसे नेपाल के अन्य शिव मंदिरों में भी बड़े उत्साह से पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 176 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान पहले ओवर में बिना खाता खोले अपना 1 विकेट गंवा चुका है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। ईशान किशन ने सबसे अधिक 77 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने 32 और शिवम दुबे ने 27 रन की पारी खेली। वहीं मुंबई में वेस्टइंडीज ने नेपाल को 9 विकेट से हराया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज सुपर 8 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। और खेल की अन्य खबरों के साथ हैं जया भारती। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला मैच 21 रन से जीत लिया है। बारिश से बाधित मैच में भारतीय महिला टीम को डकवर्थ लुइस पद्धति के तहत विजेता घोषित किया गया। इससे पहले अरुंधति रेड्डी की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 133 रन पर समेट दिया था। मैच रुकने तक भारत ने छठे ओवर में 1 विकेट पर 50 रन बना लिए थे। अरुंधति रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उधर बैंकॉक में महिला एशिया कप क्रिकेट राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारतीय ए टीम ने पाकिस्तान ए टीम को 8 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 10 ओवर और 1 गेंद में हासिल कर लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में परीक्षा संबंधी दबाव और तनाव से निपटने के तरीके विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसका प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331-0481 पर कॉल कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष का केंद्रीय बजट भारत की विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा को दर्शाता है। कहा, संरचनात्मक सुधार, बेहतर नवाचार और आसान शासन प्रणाली अगले दशक के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत एआई इम्पैक्ट समिट कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में 20 देशों के विश्व नेता भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को ढाका में बांग्लादेश की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। टी20 पुरुष विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 176 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।